नमस्कार। कल आप लोगों को वैसे इन्फॉर्म तो होगा, आरएस का रिजल्ट आया था रात को। मुझे भी खैर रात को बहुत लेट जाके पता लगा, और अच्छी बात ये लगी कि अपनी ही लाइब्रेरी से एक स्टूडेंट भी कहेंगे, इनके साथ तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड भी रहे थे हम लोग। बीच में हमारी क्लासेस वगैरह तक के लिए इनको लाइन अप करने की कोशिश की थी हमने कि हाँ क्लासेस वगैरह भी लेंगे, ठीक है। तो इनका कल रात को अपडेट हुआ था कि इनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री छोड़ता हूँ कि आप अपने लेवल पे, जो आप में से भी शायद ये मेरे को अपडेट है कि यहाँ पर अपने बच्चे भी हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी करने का तरीका एक ही होता है, बस वो एग्ज़ाम अलग अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पर अपने जो है यहाँ पर राहुल जी, इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी क्या जर्नी थी और इन्होंने अपनी इस जर्नी के साथ में कैसे यहाँ पे सर्वाइव किया और किस तरीके से आज फाइनली अपने नाम के साथ में क्लास 1 ऑफिसर वर्ड जो है वो अब इनके साथ में अब लग चुका है यहाँ पे। राहुल जी प्लीज़ अब आप बच्चों के लिए जवाब दीजिएगा यहाँ पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे बस यहाँ पर यही कर दो कि आपके जो, मैं इनके यहाँ पे पूछ लेता हूँ ताकि कम से कम ये भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई अलग से कहीं से हैं। आप अपने छोटी सी 10-5 मिनट का अपना टाइम तो होगा, मैं इतना तो मैं आपका लूँगा ही लूँगा, ठीक है। बस यहाँ से अपनी शुरुआत जहाँ से है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस तरह से अपनी तैयारी करें, ताकि ये लोग भी अपने कंफर्टेबल हो सकें और इस बात को सोच सकें कि यार हम भी बन सकते हैं, हमको भी टाइम है, बस मेहनत करना है। तो किस तरह से, तो प्लीज़ आप वो जरूर बताइए। सबसे पहले तो सर मेरी हार्ट बीट आज इतनी बड़ी हुई है जितनी मेरी इंटरव्यू में नहीं थी। वो होगा। हाँ सर। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम राहुल है और मैं मेहंदीपुर बालाजी के पास में मेरा गांव है, दौसा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया था, उसके बाद मैंने एमए किया ज्योग्राफी से, फिर नेट जेआरएफ है मेरा, और ये मेरा आरएस में पहला अटेम्प्ट था। तो ये बात अच्छी थी। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे मेंस में प्री के बाद में मेंस के लिए आरपीएससी 3-3.5 महीने का टाइम देती है, और उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लगभग 1.5 महीने तक मुझे पहले डेंगू हुआ, फिर हर्पीज़ एक बीमारी होती है, उसमें सिर के एक पोर्शन पे बिल्कुल स्वेलिंग आ गई थी, तो मैं 1 महीने तक बिल्कुल देख नहीं पाया। तो मुझे लगा कि मेरा मेंस ख़राब हो गया, पर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने सोचा मेरे पास 1.5-2 महीने हैं, अब जितना भी है मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी ना सोचूं, ना रिजल्ट के बारे में सोचूं, ना किसी भी चीज़ के बारे में ना सोच के मैं बस जो अपना काम है मैं बस वो अच्छे से करूं। और उन 2 महीनों में मैंने ज़ोरदार पढ़ाई की, और उसका रिजल्ट है कि मैं आज सेलेक्ट हो गया। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आपका टाइम या फिर आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब हमको लगता है, लेकिन वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मुझे लगता है उस फेज़ के बाद में मैं जो निकला ना, तो मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग हो गया, मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया मेरा। मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छी तैयारी की, और फिर उसके बाद में मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। तो आपका इंटरव्यू हिंदी में ही था? हाँ सर। क्योंकि एक ही क्वेश्चन होता है कि कई बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मतलब जो मेरे से पूछते हैं, राजस्थान के आरपीएससी के नहीं बता रहा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के जो बाकी स्टेट्स के होते हैं, उसमें कई बार बच्चों का ये होता है कि सर हमसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा, क्या हिंदी में जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आरपीएससी में ये ट्रेंड है कि बाइलिंगुअल होता है, वैसे मोस्टली हिंदी में ही होता है। वो कुछ टर्म्स इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली हिंदी में ही चलता है। और ये भी नहीं है कि आप कोई इंग्लिश वर्ड बोल दो या फिर आप आंसर इंग्लिश में दे रहे हो तो वो गलत जाता है, तो दोनों में दे सकते हो आप ऐसे। आपका कोई ये यूपीएससी के अंदर हिंदी में दे सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दे चुका हूँ, वहाँ पे सेलेक्ट हुए। ये आरपीएससी का है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जरूर होते हैं कि जब पीएससी का एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू जब लेते हैं तो वो हमेशा याद होते हैं। मेरे को भी, जैसे जब मेरा इंसिडेंट मुझे याद है कि स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन का जवाब मैंने ये दिया था, मुझे नहीं आता। तो मतलब मुझे ये था कि शायद हो सकता है कि जैसे वो चीफ जो बैठे थे वहाँ पे हेड थे, चेयरमैन, तो उन्होंने मेरे को लगने वाला था अगली लाइन ये कहने वाला है कि तुम जाओगे यहाँ से, बोलिया तुम्हारा यहाँ से। तो मुझे लगने वाला था क्योंकि मैं किसी हर क्वेश्चन का जवाब ये दे रहा था। फिर बाद में उन्होंने क्या अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है कि इंटरव्यू टाइम पे कि जो याद रहे कि हाँ यार ये तो हुआ था मेरे साथ? जी सर, सबसे पहले तो जैसे आरपीएससी में जो सबसे स्ट्रिक्ट मेंबर हैं, राठी सर माने जाते हैं, उनके बोर्ड में मेरा बेस्ट। वाह, मतलब वहाँ पे जाके अपना परचम ले रहा है तो ग्रेट। तो सर अच्छी चीज़ मेरे लिए ये रही कि मुझे
सामने वाले मेंबर का ध्यान ही नहीं 15 मिनट तक कि ये है कौन। तो Okay. मुझे घबराहट नहीं हुई। और जाते ही उन्होंने सबसे पहले मेरे ड्रेस कोड के ऊपर सवाल किया कि आपकी जो टाई है उसका नॉट कौन सा है। तो मुझे नहीं पता था। ओके तो वो बोले कि आपने यूट्यूब से देख के सीखी या फिर खुद पहनी। तो अब मैं वहाँ थोड़ा नर्वस हो सकता था, पर मैंने बहुत ही स्माइली के साथ मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता, और मैंने यूट्यूब से देख के सीखी, मेरे भैया ने मेरी हेल्प की। तो उसके बाद में वो सब हंसने लग गए और फिर पूरा इंटरव्यू हंसते हुए ही चला था। तो बिल्कुल Okay. भी मुझे फिर डिप्रेशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी एंजाइटी नहीं हुई। तो ये मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा कि मैंने फिर वो पूरा इंटरव्यू लाइट मोड में चला। ओके ये चीज़ है कि बच्चों आप लोगों के साथ में जब इंटरव्यूज जब आप देने जाते हो तो आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं। इनफैक्ट वो बातों में ऐसा भी आपको फील करा देते हैं कि दोस्तों के बीच में बैठे हो आप लोग, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको हेल्प करते हैं वो यहाँ पर। और जबकि किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो जनरली वहाँ से जब बच्चा निकलता है तो बड़ा डिप्रेशन के साथ निकलता है कि सर वहाँ तो मजे ले लिए हमारे, हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि डरा दिया कर दिया, जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए जो भी आप इंटरव्यू जब देने जाओ तो मन में इस बात को रखना कि हाँ वहाँ कंफर्टेबल हमें किया जाएगा। और ये एक्चुअली डर है, ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंटरव्यू का एक सो कॉल्ड डर होता है मन में कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये बाहर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मॉक इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं, जबकि वो ऐसे जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो वो ऐसे इससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल करके वो सवाल पूछते हैं। ये तो अच्छा रहा था फिर। हाँ सर। और अब प्लीज़ आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है कि जो फरवरी में एग्ज़ाम थे 21-22 को वो पोस्टपोन होकर के मार्च में हुए थे, जी। लगभग 1.5 से 2 महीने बढ़ गए थे सर, तैयारी के लिए। उस समय तैयारी के लिए 2 महीने, इस 2 महीने में आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा या बाकी सब पे ध्यान दिया, या आपकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी लंबे समय से आई थी? सर वैसे तो मेरा जैसे आरएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी होता है। हाँ। और अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो जी। तो भी आपको लगभग 1.5-2 साल आपको सिलेबस कवर करने में लग जाता है। बिल्कुल। तो मेरा कोविड के बाद से लगभग तय था, तो मैंने 2 साल वहाँ पहले तैयारी कर ली थी प्री के टाइम, प्री से पहले। तो वो सिलेबस काफ़ी मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छे से कवर कर लिया। पर हुआ क्या, जब प्री के बाद में जस्ट बाद में आरपीएससी ने इस बार उस टाइम पे सिलेबस चेंज कर दिया था, जी। काफ़ी चीज़ें चेंज जी। की थी नहीं। तो वो भी ऐसे था कि आपने जो पहले पढ़ रखा था वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें टॉपिक्स जोड़े गए, तो वो आपको नए शुरुआत करनी पड़ेगी उसमें। तो वो सबके लिए नया था, मेरे लिए भी नया ही था, तो वहाँ भी मैंने ध्यान दिया। और ऑप्शनल कोई आरपीएससी में आरएस के लिए है नहीं, वैसे 4 पेपर जनरल पेपर होते हैं, वो सबके लिए सेम ही होते हैं। तो मैंने मेरे सारे 4 पेपरों पे फोकस किया, और जो हिंदी इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज पेपर होता है उस पर भी फोकस करना होता है, क्योंकि रैंक इम्प्रूवमेंट वही करवाता है। तो क्योंकि कुछ जैसे जनरल पॉलिटी के या फिर जो स्टैटिक पोर्शन है वो मेरे पहले से तैयार थे, तो हो सकता है उसकी मुझे हेल्प मिल गई हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे सारा दोबारा से रिपीट करना होता है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, या फिर लिखने का तरीका, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे तो इतना पता है कि आपको देखिए तो सुबह से लेकर शाम तक आप और आपका भाई दोनों पढ़ते रहते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके जैसे एक जनरल चीज़ है कि आप अपने टाइम को अगर बोलें कि आपने भाई कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया, कि क्योंकि इतनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे को कि खाना भी है जो आप दोनों भाई मिलके ही बनाते हो, और मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप घर से दूर रहना, खाना बनाना, खुद उसमें चीज़ों को, क्योंकि एक ऐसा मतलब ये मेरा थॉट है कि अपने पास में 24 आवर्स की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का कुछ पोर्शन अगर मैं खाना बनाने में जा रहा हूँ या बर्तन धोने में दे रहा हूँ या सब्जी लाने में या सामान लाने में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ पढ़ाई के अंदर। ये मेरी सोच है इस तरह से। तो उस केस में अगर आपने ऐसा किया है तो ये चीज़ ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगा, बच्चों को भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप शेयर कीजिए कि अपने इस टाइम को, ये जो एनर्जी है उसको मैनेज कैसे किया, जिसके चलते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि टिफ़िन पे रात दिन रह सकते हैं, एनी हाउ खाना तो बनाना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, लगेगा सर कि इतनी छोटी सी चीज़ क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जिस दिन आप खाना बनाते हो, जिस दिन टाइम जब वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो टाइम लगता है, क्योंकि बिना खाए पढ़ नहीं सकते। तो जो चीज़ है उसमें टाइम जहाँ आपका जा रहा है, तो वो चीज़ को आप मैनेज कैसे किया? सर मुझे लगता है ना, ये एक हुआ है कि आप टाइम मैनेजमेंट करो। मुझे लगता है जब आपकी नींद खुल रही है, जब आप कुछ भी काम करके आप बैठ जाओ, फ्री मत बैठो, बस आपका जब मन कर रहा है पढ़ो,
जितना मन कर रहा है, जितना टाइम मिल रहा है पढ़ो। तो मेरी यही स्ट्रेटजी, मैं सुबह 6 बजे, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि मैं रात को पढूं या लेट नाइट पढूं, मैं सुबह 3 बजे उठ के पढूं। सर मेरा रूटीन था 6 बजे उठना, 11 बजे तक पढ़ना, 11 बजे के बाद में नहाना धोना, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में खाना बनाना। ये हेल्प करते थे, दीदी थी उस टाइम, कुछ टाइम के लिए। फिर ऐसे एक काम बांट लेना। वो होता है। हाँ, एक का काम सब्जी लाने का होता है, एक का बनाने का होता है, एक बर्तन धोने का होता है। तुम्हारा कौन सा था? सर मेरा बर्तन धोने का। समझ सकते हैं इस बात को। फिर मेरा भी रहा ये टाइम। हाँ। और बर्तन धोने के लिए, पर उनको थोड़ी इज्जत नहीं मिलती है वहाँ पे। हाँ, सर। बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। तेरे मार पड़ेगी, पहले के छोटे भाई से ये काम करवा। और मेरे घर में मेरी छोटी बहन मुझसे ये काम करवाती थी। वो सीधे कहती थी कि खाना मैं बनाऊंगी, सामान हम 2 ही रहते थे बहन भाई, तो उसमें वो कहते थे कि खाना मैं बना रहे हो, बर्तन मांजने का काम आपका है। तो बड़े गंदे तरीके से ट्रीट करती थी कि बर्तन पड़े जाके धो के आओ उनको भाई। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ इस बात को भी कैसा लगता होगा। सिर्फ भैया सिर्फ सब्जी बनाते थे, रोटियां भी मैं ही बनाता था। ये तो अत्याचार था यार। नहीं सही है। तो बेसिकली आपका एक फिक्स रूटीन था जिसको आपने फॉलो किया था। हाँ सर, मुझे क्योंकि सर मुझे मेरी कैपेसिटी पता थी कि मैं रात को लेट नाइट नहीं पढ़ सकता, सुबह बहुत जल्दी उठ के नहीं पढ़ सकता। मुझे पता था कि दिन में मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ और दिन में मुझे याद हो रहा है। और फिर मेरे को ये क्लियरिटी थी कि मुझे मेंस के 2 पेपर दिन में देने हैं। ओके। तो मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो दिन में सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया। और सर दूसरी, मैंने साइंस की, मुझे ये मानना है, मैंने ये आज तक किसी को नहीं बताई ये चीज़, पर मुझे ये लगता है कि आप एक जगह अगर बहुत देर तक बैठे रहते हो तो वहाँ आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना कम कर देगा। बिल्कुल सही। तो उससे अच्छा आप थोड़ा पढ़ाई करके कुछ रेस्ट कर लो। जैसे मुझे टाइम मिलता तो मैं कुछ खा लेता उसमें बीच में, या फिर मुझे लगता कि अब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई पढ़ने की, तो Okay. बर्तन धो लिए मैंने। तो सर ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड नहीं है इतनी, तो Okay. या कुछ खा लो, या आपका जो भी काम पेंडिंग है वो कर लो, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप, या फिर किसी से भी डिस्कस कर सकते हो आप। जनरली ये होता है कि आपके साथ वाले आपके साथ यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं कॉल पे या फिर जैसे भी जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपकी जो अच्छी संगति होती है, उनसे आपको चाहे आप 2 मिनट बात करो या 1 घंटा बात करो, पर आपको कुछ की पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं कि आप मोटिवेट हो जाते हो उससे। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे काम करती थी, क्योंकि मेरे कजिन और कुछ साथ वाले थे, तो उनसे मैं कुछ चीज़ डिस्कस कर लेता था, तो उसका मुझे बहुत हेल्प मिली। आपके कजन जो है वो भी सेलेक्ट हुए हैं आप ही के साथ में ना? हाँ सर, वो SDM बन जाएंगे, और उनकी वो पहले से आ रहे थे पिछले उसमें। Okay. और उस टाइम मेरी एज हुई नहीं थी, तो मैं वो अटेम्प्ट दे नहीं पाया। ओके, चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि मतलब एक ही फैमिली के आसपास से सेलेक्ट साथ साथ होते गए हैं, तो सबके साथ मतलब साथ में डिपार्टमेंट्स वगैरह बांटोगे आप बैठ के कि वहाँ पर कि मेरा ये डिपार्टमेंट है, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है। सही है। राजस्थान में मतलब तुम्हें देख सकते हैं हम लोग कहीं पे जाके, राइट? हाँ चलिए ये एक अच्छा मेरा है। क्वेश्चन आपसे हो रहा है, जी। जैसे क्वेश्चन होते हैं लेंथ। पहली चीज़, आपकी अटेम्प्ट पावर कितनी थी चारों पेपर में? दूसरा, आप जो लिख रहे हो, क्योंकि जब ज़्यादा लेंथी पेपर होगा तो राइटिंग आपकी ख़राब होगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कुछ इफेक्ट होता है जबकि आपने सही लिखा हो, सटीक लिखा हो उसका? और टाइम मैनेजमेंट उन चारों पेपरों में? सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पेपर पूरा अटैम्प्ट किया है तो आपको डेफिनेटली कहीं बाकी बच्चों से जिन्होंने पेपर कम अटैम्प्ट किया, चाहे वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उसके कंपेयर में आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, तो उससे कहीं ना कहीं आपको उनके कंपेयर में बढ़ोतरी मिलती है। तो आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना, मेरी ये पर्सनली ये व्यू है कि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दो। जितना ज़्यादा आप टेस्ट में लिखोगे, तो जब सर क्या होता है कि अपन या तो ऑब्जेक्टिव पेपर में या फिर मॉक इंटरव्यूज में आप बोल देते हैं कि हाँ मुझे याद तो है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा, पर जब आप लिखने बैठते हो तो लिखते टाइम पे आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। जैसे सर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो तो मैं उसके बारे में या तो 2 लाइन बता पाऊंगा, या फिर हो सकता है मैं नहीं बता पाऊँ, पर मैंने अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली कि अगर मैं वो आंसर लिख रहा हूँ तो मैं उसमें 2 चीज़ ऐड कर लूँगा, वो लिखते टाइम मेरा दिमाग काम करेगा वहाँ। तो ये मुझे लगता है, ये मेरी जो राइटिंग स्किल है, ये इस पर मुझे कॉन्फिडेंस था। साफ राइटिंग में सर साफ राइटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉपियाँ आजकल डिजिटल हो गई, स्कैन होके आती हैं, तो आप उनको जूम भी कर सकते हो, या फिर जो भी फैसिलिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एकदम आप ऐसा लिख रहे हो कि आप सामने वाले को पढ़ने में नहीं आ रहा, तो वहाँ दिक्कत वहाँ होती दिक्कत है। है, वरना बहुत ज़्यादा बाकी लेंथी पेपर में थोड़ा बहुत हो सकता हाँ है। थोड़ा बहुत है, क्योंकि हैंड राइटिंग का थोड़ी, आप यहाँ बहुत अच्छे लिख रहे हो, वहाँ कम होगी। होगी।
क्योंकि वो थोड़ा रफ पेपर भी आता है, यहाँ के कंपेयर में वो पेपर भी थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ जहाँ आपको अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो वहाँ आपको 3 घंटे 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप कोशिश करो यहाँ पेपर आप 2 घंटे 45 मिनट में खत्म करने का, तब आपकी वो स्पीड मैनेज हो जाएगी वहाँ। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको उनकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी होती, ना टेस्ट सीरीज में ना कभी पढ़े होते, बट आपकी जो राइटिंग स्किल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखते टाइम पे 4 चीज़ें नई एक्स्ट्रा याद आ रही है, या फिर उनको बोल सकते हैं अपन तुक्के मारना, तो सर वो मेंस में भी बहुत काम आता है कि आप चीज़ों को समझ के आप किन किन डायमेंशन को देख के, प्रशासन को देख के, गवर्नमेंट को देख के, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको साथ में रख के आप कैसे आंसर बना रहे हो, कैसे बैलेंस कर रहे हो उस आंसर को, तो वो बहुत मैटर करता है। ये जो आपने लास्ट में स्टेटमेंट बोला है, ये एक डिप्लोमेट पर्सन ही बोल सकता है कि जो बोलता है ना कि सभी चीज़ों को साथ में लेके जो चलने वाली बात होती है। यहाँ पर थोड़े से मतलब बायस्ड हो जाते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया देखते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो जाते हैं वो कहते हैं ना कि डिप्लोमेट आंसर देते हैं, ना तो करेक्ट पूरी तरह से सही देना है, ना गलत बोलना है, और दोनों को खुश रखने वाली जो बात होती है वो आंसर दिया है। तो सही है कि आपका ये टेक्निक सोच सकते हो, लिखने की कला सोच सकते हो, जो आपको इस तरह से डेवलप होती है कि प्रैक्टिस जितना करते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह में जो बैठते हो वो मिलता है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कोई भी जो आज के भारत के जैसे टॉप मोस्ट एग्जाम है, जैसे यूपीएससी के अंदर ईएससी है या आईएएस या आईएफएस वाला जो एग्ज़ाम होता है, इनके अंदर ये बात रहती है, जितना आपका प्रैक्टिस होता है उतना ही आप लोग वहाँ पे निखरते हुए जाओगे। हाँ, इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर कन्वेंशन नहीं होते, वहाँ पर फिर भी आप निकल सकते हो। लेकिन जहाँ कन्वेंशनल अगर है, या फिर ज़िंदगी में सोचा हुआ है कि नहीं यार मुझे कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना ही होना है, तो ये मान के चलना वहाँ पर आपकी पेन की इंक जो है वो ख़त्म होनी ही चाहिए, और वो डेली बेसिस पे ख़त्म होना चाहिए। आज ये है, एक अपने और भी स्टूडेंट से कुछ दिनों के बाद में उनसे भी मिलाएंगे आपको, और उसमें भी वो भी यही बात कहेंगे कि वो डेली बैठ के बस कॉपियाँ ही भरते हुए रहते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद में उनका खुद का फीडबैक ये आया कि अब समझ में आने लग गया कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जब क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन आपने अगर बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत बार लिख रखा है, नए नए क्वेश्चंस को टारगेट कर रखा है, तो आप उनको लिखना सीख जाते हो। तो इन शॉर्ट डेली एक हैबिट बना लो कि हमें कुछ देर तो लिखना ही लिखना है वहाँ पर, वो आपको बहुत आई थिंक बहुत हेल्प करता हुआ जाएगा उसके अंदर। ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है लिखना, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि मुझे याद है, या फिर अब किसी से भी बात की जाए तो उनको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन उस नॉलेज का कोई भी मतलब नहीं है जब तक आप उसको पेपर में नहीं उतारते। तो वो राइटिंग स्किल बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ये है। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीज़ आपसे और पूछूंगा। आपने कहा था ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपकी एज मुझे लगता है 22-23 साल ही होगी शायद, 24 साल। 24 साल, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था, कोई नहीं, अपने मुझे पता है इसका प्रोसेस लंबा होता है, इसके अंदर डिले होते होते मतलब साल 2 साल एक वैसे ही कंज्यूम कर जाता है इसके अंदर। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तब मैं 22 साल का था, तो वो कंप्लीट हो जाते 24-25 हज़ार, मतलब 22 साल के उसमें फॉर्म 2 भरना। साल में हो गया, 21 में थी। हाँ, अच्छा 21 में थे, और उसके बाद में 23 में आते आते तो फाइनली मतलब तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान के वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर जो हैं वो बने हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को कि जिन जिन बच्चों के साथ में आपके डेट में हम कनेक्टेड हैं, तो वो यंगेस्ट ऑफिसर्स भी बनते हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जो आप में से नए नए बच्चे जो सोचते हैं कि यार ठीक है चलो हम क्या इतना बड़ा एम है भारत में या राजस्थान में, तो क्या उसको हम अचीव कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, कर सकते हो। और ये आप में से ही निकल के गए। इनके आपकी सीट नंबर कहाँ था? अभी तो यहाँ बैठ रहा था। अच्छा, अभी यहाँ बैठ हाँ, रहे 10 दिन तो पहले इसकी प्राइस मुझे बढ़ा देना। इसके पर जो जैसे ही वो अंदर वाले रूम में जैसे वो बैठते ना 2-4 लड़के, तो इन सब की प्राइस बढ़ा दो, इनकी कोई मतलब नहीं है। भाई बैठना चाहते हो तो बैठो, इसमें क्या है, पैसे लेंगे हम तो। इसको तो जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठ जाता सबसे था। पहले मैं जब लाइब्रेरी में आया था तो मैंने मुकेश भैया को बोला था कि खंबे के पास मुझे सीट चाहिए, तो मुकेश भैया बोले कि सबको खंबे के पास ही चाहिए, इसको दो खंबा। नहीं, एक्चुअली में वो सबसे बड़ा होता है शायद, मुझे लगता है कि प्रिंट ऑफ साइलेंस रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता वहाँ और पे फिर शायद। जो देखते हैं तो एक साइड का व्यू आपके ब्लर हो जाता है, तो मैं हाँ। थोड़ा पीछे बैठ के पढ़ता हूँ, तो खंबा आ जाता है तो मुझे मुझे लगता है ये तो शायद फिर अपने स्टार्टिंग से ही आप यहाँ पे आते हो भाई, हाँ, स्टार्टिंग से ही हो। स्टार्टिंग। कोई बात नहीं, इनके गिफ्ट अच्छे जाएंगे फिर तो, समझ में आ रहा है मेरे को। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी एक्चुअल में क्या बीच में इनके साथ में हम लोग सोचे थे कि राजस्थान जाइए इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं उस टाइम अप्रोच भी किया था, हम लोग भी कोशिश किया था, फिर पेपर ही नहीं हुआ, पेपर डिले हो गया, पेपर भी आगे चला गया था हमारा। लेकिन हाँ, उस समय सोचा जरूर था, तो उस समय से मैं इनको थोड़ा बहुत जानने लगा था कि हाँ यार है, आप तैयारी कर रहे हो,
क्योंकि तब तक हम इनके भाई को ही सबसे ज़्यादा जानते थे और वो हमारे साथ में थे कि वो टेक्निकल के हैं, लेकिन ये है और अब ये कनेक्ट हुए हमारे साथ में यहाँ पर। और फाइनली अब इसके बाद में और पढ़ाई करनी है या फिर अभी? अभी मुझे शायद तहसीलदार या बीडीओ सर्विस मिलेगा। ओके। तो एसडीएम के लिए अप्रोच करूँगा। तो इस बार अभी दूसरा आपका प्रीलिम्स अभी हो चुका है ना? हाँ सर, प्रीलिम्स उसका रिजल्ट आ गया? हाँ हो गया उसमें, मतलब दूसरी बार दिया उसमें भी हो गया, वेरी गुड। मेंस में भी कर देंगे। मुझे लग रहा है ये आएंगे, पक्के से आएंगे इसके अंदर। तो ये मतलब अच्छी बात है ना कि आप पहला अटेम्प्ट दिया उसमें क्लियर, यंगेस्ट ऑफिसर्स में आ रहे हैं, और दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसके लिए प्रीलिम्स तो क्लियर है ही सही मेंस के लिए। तो बेटा एक चीज़ है कि ये आप ही के बीच में यहाँ पे रहेंगे, तो जो लोग अगर आरएएस का एम करते हैं, सोचते हैं, तो कहते हैं ना कि अभी तक जैसे टेक्निकल के लिए मैं फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाता था, लेकिन नॉन टेक के अंदर भी अब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो आपको एक्चुअली में गाइड कर सकते हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन ही खा जाओ, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो सही बात है, क्यूरियोसिटी भी होती है, जानना भी चाहते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या किया था कि कम एज में ही उसको क्रैक कर लिया था। तो नो डाउट इनके बहुत एफर्ट्स रहे, तो आप इनसे सीख सकते हो, पूछ सकते हो सारी चीज़ों के लिए बिंदास, और हेल्पफुल तो हैं, ये तो मैं बताता हूँ। इतना पर्सनली जितना हम इनको जानते हैं, जितना समझ में आता है कि इतना तो समझ में आएगा कि आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको जेन्युइन एडवाइस जरूर दिए जाएंगे हम, तो कोशिश करना इनके साथ में। तो मुझे लगता है ना कि ये भी एक मिथ है कि आप टॉपर्स से बात करो, टॉपर्स की कॉपियाँ देखो। ये अच्छी है कि टॉपर्स की कॉपियाँ देखो, लेकिन ये कि आप टॉपर्स से आंसर चेक करवाओ कि आप किस तरह से लिखो, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है। बिल्कुल सही। और मैंने कभी आज तक ना किसी टीचर को ना किसी टॉपर को कॉपियाँ अपना जो आंसर है वो कभी चेक नहीं करवाया। अब मैं जिस दिन मेरा आंसर से खुश हो जाता था, मुझे लगता था कि ठीक है ये आंसर है, और मैं आज तक खुश नहीं हुआ। तो सर मैं उस पर इम्प्रूव करता गया। नहीं, अच्छी चीज़ है ना कि कंटिन्यूसली आप प्रोग्रेस करने के मूड में थे। आपका ये था कि हमारा मैं इतने में सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप आरएस का प्रॉपर, जिस दिन एसडीएम वगैरह जब हो जाओगे, तब बोलोगे सर अब इसके बाद में जो है अपन आईएएस के लिए कूदते हैं अब यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली आप अगले दिन उसके लिए जरूर कहोगे कि अब ये यहाँ के तो राजा बन गए, अब महाराजा बनना चलते हैं वहाँ से। सर वो वक्त ही बताएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सासुती फैमिली की तरफ से आपको स्वागत सबसे पहले देना चाहिए था, लेकिन ये आपकी जर्नी में आप तो खैर हमारे यहाँ से तो स्टार्टिंग से ही हो, ये बात तो है। खैर आपने खुद नहीं कह दिया कि जब आप क्यू पिलर की जब बात करी है, तो ये मुझे याद है कि ये स्टार्टिंग वाले बच्चे ही यहाँ पे कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो बच्चे आए थे उन्हीं लोगों ने इस तरह के डिमांड से, जो नीचे वाली लाइब्रेरी थी वो स्टार्टिंग में ही उन्हीं बच्चों के साथ में थी, कनेक्ट किया था, बाद में खुली थी ओपन वगैरह, ठीक है। और अच्छा, यहाँ अगर एक बच्चों के लिए और मैं इसके लिए कहूँ कि टाइम को मैनेजमेंट हो गया, अपने लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर एक चीज़ और है कि जो चीज़ अगर सपोज आप किसी भी चीज़ पे जब आप पढ़ना चाहते हो या पढ़ते हो, तो उस चीज़ को आप अप्रोच करने का खुद का तरीका क्या रखते हो? सर मैं जिस अप्रोच को अपनाता हूँ, मुझे लगता है जैसे दो तरीके होते हैं पढ़ने के, बर्ड व्यू और वॉर्म व्यू। आप एकदम किताब के अंदर घुस जाते हो, लाइन टू लाइन उसका मतलब समझते हो, वो आप याद भी कर लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन ऊपर से आ जाता है या फिर बहुत ही जनरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें कैसे लिखें। तो उसको ऊपर से भी देखना होता है कि ठीक है, इस टॉपिक में जैसे संविधान में प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना कहाँ से ली, क्या हुआ, इसमें मेन कंटेंट क्या है, वो ऊपर से देखना उसको, और उसमें बहुत डीप रीडिंग करना, वो दोनों जरूरी है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक की अंदर से डीप रीडिंग करनी है और कौन से का ओवरव्यू। इधर तो दोनों चीज़ें काम करती है। तो वो मैं अप्रोच थोड़ी सी अपनाता था कि किसी भी टॉपिक को दो तरह से देखना, कि अब मैं इसको अगर छोटा कम मार्क्स में आ गया तो उसको कैसे लिखना है, या फिर इसी को अगर 10 मार्क्स में या बड़े मार्क्स में पूछ लिया तो उसको कैसे लिखना है। तो मैं दोनों तरीके से उसको कोशिश करता हूँ। ये बहुत सही कहा आपने। इस चीज़ को हम लोग भी हमारे इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये आपने मतलब कहते हैं ना कि हमारे पॉइंट्स जो है, पहले ये सब चीज़ों को मैं भी जानना चाहता था, मेरी भी क्यूरियोसिटी थी इस बात के लिए कि नॉन टेक की जब तैयारी करते हैं तो कैसे तैयारी होती है, क्योंकि ये चीज़ को हम लोग हमारे टेक्निकल में रखते थे। तो मैं बच्चों से ये कहता था कि जब आप पढ़ना चालू करते हो तो सबसे पहले आप डिटेल में चले जाओ, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ ये ज़रूर देखो कि यार ये पूरा टॉपिक जो मैंने पढ़ा है, इससे मैंने सीखा क्या, मतलब क्या है, क्यों पढ़ा मैंने, आधा घंटा दिया है, 1 घंटा दिया है, या 2 घंटे, या पूरा दिन मैंने अगर इन्वेस्ट किया है किसी थ्योरी के अंदर, किसी कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल में, किसी चैप्टर में, तो अल्टीमेटली क्यों मैंने दिया है, क्या है इससे जो मैंने चीज़ को यहाँ से ग्रैब किया। तो
नॉन टेक में भी वही है, कोई ऐसा तो है नहीं अलग है सब चीज़ को। जी सर, और जब मैं किसी सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करता था तो मैं उसको पहले पढ़ता नहीं था, मैंने बस टॉपिक देख लिया, फिर मैं सोचता था कि मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके ऊपर, तो वो Okay. भी मैं सोचता नहीं था, वो लिखता था। उससे मेरी एक तो राइटिंग स्किल अच्छी होती थी, एक दूसरी स्पीड, और तीसरा मैं लिखते टाइम सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा, तो वो Okay. तीनों चारों चीज़ें, और मैं कितना भूल रहा हूँ इस टॉपिक में, तो वो मेरा एक तरह से डबल रिवीजन हो जाता था बिना पढ़े। रिवीजन एक अच्छा वर्ड बोला है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप ये जरूर बताओ कि आप रिवीजन को, अगर जैसे आपने कहा ना कि 4 सब्जेक्ट होते हैं तो फिर उनको तैयार करते हो, तो आप उनका रिवीजन कैसे मैनेज करते थे? तो जैसे मेंस के टाइम पे तो टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग के आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक या दो, मैंने एक ही की थी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करना भी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उनको मैनेज करना, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप ढंग से तैयार नहीं कर पाते फिर, तो आप एक जगह स्टिक रहो और उस सब्जेक्ट को आप ऐसे वीकली, एक वीक में वीकली टेस्ट होते हैं सर हर सब्जेक्ट का, एक वीक में आपको 7 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़नी होती है, एक या दो, फिर एडिशनल चीज़ें आपके जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, बट एक वीक में आप एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर सकते हो, और जब आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको आप 2 या 3 दिन में पढ़ सकते हो। अगर स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ ली, तो बाकी के 3 दिन आप उसको हर दिन रिवाइज कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी हो जाती है। फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर नेक्स्ट वीक आप उन शॉर्ट नोट्स को देख लो, और एग्जाम टाइम तक वो शॉर्ट नोट्स 3-4 बार या फिर जितने भी मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज कर पाओ, वो बहुत बेनिफिट है। ये तो अच्छा है। ठीक है बेटा, ये सभी लोग जो है उस बात को सुन लो कि आपको अगर रिवीजन जो अपना करना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी होती है, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी सभी जगह सेम है, सभी एग्जाम्स के लिए सेम है। तो आपको अपने लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए रिवीजन एक ऐसी चीज़ जरूर होगी जो आपको हेल्प करेगा। अभी हमारे भी कल ही हमारा रिजल्ट आया एसएससी जेई का, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसमें काफ़ी बच्चों का हुआ है, काफ़ी का नहीं भी हुआ है। तो जिनका हो गया है वो कह रहे हैं कि सर 15-17 दिन ही तो बचे हैं, उसमें क्या करें। तो मैंने उसमें यही कहा कि लास्ट में बच्चों से कि बेटा रिवीजन जितना कर सको उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट है जो आप दे सकते हो, जो इन्होंने भी इस बात को कहा। इनफैक्ट मेरा इसका वीडियो कल रात को ही आया है, उसके बाद में रिजल्ट आया आपका, तो इस बात को मैं बोल सकता हूँ कि आपसे पहले मैंने कहा है। ठीक है, तो कम से कम एक टेस्ट है जो आप दे सकते हो। नहीं तो अगर जैसे मैंने ये कहा था कि हाँ, ये मैंने जरूर कहा था, मुझे मेरा प्रमोशन भी चल रहा था, तो मैंने कहा था कि हमारे पास में 2 टेस्ट है जो आप दे सकते हो पर डे बेसिस पे, एक सब्जेक्ट बेसिस पे, एक उसके लिए। तो ऐसा था कि आप रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट दो और अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हुए चलो, और जल्द से जल्द हो सके तो ये 15-17 दिन का जो टाइम था, तो उसमें रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो नई चीज़ अगर है तो अभी के लिए लास्ट मोमेंट में उसको छोड़ सकते हैं। ये मेरे स्टेटमेंट्स थे। तो आप लोग भी जिस एग्जाम के लिए भी आप टारगेट कर रहे हो, पढ़ो, तैयारी करो, लेकिन एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ कि जब तक अगर रिवीजन नहीं होगा तब तक चाहे कितना ही अच्छे तरीके से समझा हुआ हो, वो सब भूल भाल जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप रिवीजन जरूर रखना। और बेटा ये सभी के लिए कॉमन है कि जितनी भी किताबें आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे किताबें इतनी सारी देख देख के कभी लगता है कि यार तुम सच में इतना कुछ पढ़ लेते हो क्या बैठ के यार। ठीक है, बहुत मेहनत करते हो यार। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में जो ये कहते हैं ना कि परम ज्ञानी टाइप के जो बन जाते हो, तो कम से कम रिवाइज जरूर किया करो, तब जाके ये किताबें आपके लिए वर्थ होगी। और रिवीजन लास्ट मोमेंट पे आपको सच में हेल्प करेगा। अच्छा, अब एक लास्ट, ये हमारी लाइब्रेरी का प्रमोशन भी सोच सकते हो इस बात के लिए, और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड रहे हो। तो हमारी लाइब्रेरी का आपको आपकी जर्नी के अंदर क्या रोल रहा, वो मैं जरूर जानना चाहूँगा इसके अंदर। सर मैं मेंस जब मेरा था, प्रीलिम्स के बाद में, तब मैं लाइब्रेरी में आया था। तो मुकेश भैया ने मुझे सीट अलॉट कर दी खंबे के बगल में, खंबे के साइड में। खंबा नहीं है, मेरे कॉलम है, पहले तो दिखा दो इनको सबको। ये मेरे 2 कॉलम है, इनको दिखाओ। ये दोनों कॉलम के लिए इनकी क्यूरिंग करता था बैठ के मैं यहाँ पर, ये जो दोनों के बीच में बैठे हुए थे, और फिर उनके लिए क्यूरिंग के लिए पूरे पाइप के साथ में करता। बहुत अच्छे कॉलम है मेरे, ये दोनों के दोनों। ठीक है, ये कॉलम है इनके लिए जिनको खंबे बोल बोल के संबोधित कर रहे हैं बाद में। ठीक है, हाँ बताइए प्लीज। तो सर जैसे आपने कहा कि इतनी सारी किताबें, तो सर मैं इसमें आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि कभी भी मेरे टेबल पे 2 से ज़्यादा किताबें नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा किताबें उतना ज़्यादा बर्डन। ऐसे लगता है कि सुनो, इनकी बात कहीं रोक रहा हूँ, कल से सारी किताबें हटा दो सबके सब यहाँ से। लाइब्रेरी पूरी खाली चाहिए मेरे को पूरी तरह से, 2 किताबें रखना बस। सर वो सभी का अलग अलग तरीका होता है, किसी को भारी चीजें देख के लगता है कि हाँ नहीं मुझे बेटा, बहुत मजाक पढ़ना है, ये सब मजाक होता है। इन सब चीजों में पता चले बोले सीरियस हो जाए, बोले सर ने कहा तो बोला हटाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
प्लीज। सर वो मेरा तरीका था, मुझे लगता था कि जितनी ज़्यादा किताबें मुझे दिखेंगी उतना ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा कि मुझे ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो मैं जितनी भी 1 या 2 बुक्स लेके आता वो भी ले जाता साथ में, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता था। तो मतलब कोई अवशेष नहीं है हमारे यहाँ पर इनके। मैं जो भी लाता मैं सोचता बस मेरा जो 100% है मैं इस सब्जेक्ट को दूँ, बाकी मेरे को कुछ दिखेगा तो मेरा ध्यान वहाँ जाएगा। बिल्कुल तो सही उससे अच्छा मैं इसी पे फोकस करूँ, और मैं उसी पे फोकस करता, उसी की प्रैक्टिस करता, घर जाके सोचता कि आज मैंने ये पढ़ा, तो उसको वो डबल रिवीजन हो जाता था। चलिए तो अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी, जैसे सर आपने एक दिन बताया मर्फीज लॉ कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ गलत होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मेंस के टाइम पे मेरे डेंगू हुआ, फिर मेरे हर्पीज हुआ, तो मैं 1.5 महीना पढ़ना तो दूर, मैं एक आंख से देख भी नहीं पाता था, एक आंख बिल्कुल स्वेलिंग से बंद थी। तो मेरे पास 1.5 महीना बचा, उसमें भी मेरा जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था वो बहुत अच्छा था, मेरे मार्क्स भी आज इंटरव्यू के बाद भी जो जितने लोगों के नहीं है उससे ज़्यादा थे, तो मैं उसमें क्वालिफाई था। उसका फिजिकल टेस्ट मेरे सर मेंस के पेपर से 2-3 दिन पहले था। तो सर मुझे डिसाइड करना था दोनों में से एक चीज़ की, और मुझे श्योर था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा मिनिमम नंबर भी लेके आऊँगा फिजिकल में तो भी मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊँगा। बट सर मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसके बाद भी मुझे RS करना है, तो क्यों ना मैं अभी मैं ये डिसीजन लूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया सर, वो मैं दे के नहीं आया। और फिर मैंने मेंस मतलब ये दिया। चीज़ का सेक्रीफाइस करना, जज करना कि हमें कौन सी चीज़ की इम्पोर्टेंस है, किस तरह से उस चीज़ को कहते हैं ना नाप तोल के। कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो किसी एक जॉब के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाद में दूसरी जॉब में जाने के लिए गट्स कह सकते हैं या हिम्मत कह सकते हैं, करेज कह सकते हैं कि वो उठा नहीं पाते कि यार हमें ये करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कई बार छोटी मोटी जॉब में फंस जाते हैं और उसके बाद में जिस चीज़ के लिए वो बने हैं या जो उनका सपना है वो सपने से वो दूर हो जाते हैं। तो कोशिश ये भी रखना अपने पास में कि कभी अगर आपको मौका रहे और 2 चीज़ें जब सामने आए तो जो आपका लक्ष्य है उससे कभी कहते हैं ना कि विचलित मत होना। वो आपके लिए सच में कहीं ना कहीं पे जो आपका सेक्रीफाइस है वो आपको फ्रूटफुल जरूर रहेगा। और उसके लाइव एग्जांपल है कि खुद कह रहे हैं इस बात को कि सब इंस्पेक्टर का था, उसे छोड़ के RS का दिया और पेपर ही तो देना था, लेकिन फेथ था इनका कि यार नहीं हो जाएगा मेरा। ये फेथ आपने खुद ने अपने अंदर बिल्ड करोगे आप लोग, आपकी मेहनत, कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत ही आपको दे पाएगी। तो बहुत सही है, कह सकते हैं कि कम टाइम में अचीव करना और राजस्थान के वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स में अपना एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम को क्लियर करना, दूसरे अटेम्प्ट के अंदर। अब मैं तो यही विश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है तब तक, अभी तक इसी ज्वाइनिंग में तो शायद आपको टाइम लगेगा, तो तब तक आराम से बैठ के कंटिन्यू तैयारी करते रहो। और ये सभी जो छोटे बच्चे हैं हमारे, छोटे तो खैर क्यों कहूँगा, कुछ तो बड़े भी होंगे इसके अंदर क्योंकि सबसे छोटे तो आप ही हो ठीक है। तो लेकिन कहते हैं ना कि एग्जाम क्लियर कर दिया तो अपने यहाँ पे तो वो चलती है ना प्रथा कि पोस्ट को सलाम किया जाता है। तो आपकी पोस्ट आज के डेट में ऐसी है कि नो डाउट आप एक सच में इस लेवल पे हो कि आप गाइड कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, पथ प्रदर्शक आप बन सकते हो लोगों के लिए। और ये आप ऑनेस्टी के साथ में प्लीज़ इनको भी सबको सपोर्ट करना, क्योंकि सपने सबने देखे और जैसे आपका सपना पूरा हुआ, कुछ हद तक तो पूरा हो ही गया, उसके बाद में मैं जरूर चाहूँगा कि आप SDM भी बने, IAS तक बने, क्योंकि वो एक लास्ट लेवल होते हैं, उसके बाद में कोई लेवल नहीं बचता है। भारत में तो कम से कम नहीं बचता है, तो फिर नेतागिरी आती है, वो अलग है अपने लिए, ठीक है, वो बिना पढ़े हो जाती है। लेकिन पढ़े लिखों के लिए जो है वो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए एकदम कगार पे आ चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वहाँ पर पहुँचो, यही विशेष है हमारी तरफ से और सासुदी फैमिली की तरफ से आपको मैं यही कहूँगा। और एक छोटा सा आपके लिए एक केक जरूर लेके आए थे कि आपकी ज़िंदगी में एक नया कदम है जो कि आप रखने जा रहे हो, तो प्लीज़ केक कट करके उसमें जो कहते हैं ना कि बच्चे का हैप्पी बर्थडे जो होता है वैसे इस टाइप से आप लोग प्लीज़ केक कट कीजिए। मेरी लाइफ का सर दूसरा केक कटिंग है अरे ये भी सही बात है तो चलो अच्छी बात है, आजा रे, अब तो आजा, अब तो आजा, ये वही है ये हमें अच्छा फास्ट, अब तो सिलेक्शन हो गया अब कौन सा फास्ट है सर? भगवान बोलेंगे कि ये तो ऐसा में खराब हो नहीं बेटा, इसके लिए मैं ये कहूँगा, ये मेरी तरफ से एडवाइस है, पैसा तो कमाओगे, सैलरी है आपके पास में, गवर्नमेंट की तरफ से आती है, इसमें मैं मेरी तरफ से एक एडवाइस जरूर दूंगा आपको, काम ईमानदारी के साथ करना। ज़िंदगी में पैसा तो कमाना होता है, उसमें मैं कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन हमेशा
अगर किसी की हेल्प कर सको, मौका मिले तो जरूर करना है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो वहाँ पर एक बड़े लेवल पे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि कम से कम कहते हैं ना कि रिटर्न टू सोसाइटी। आपको सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, अपनी फैमिली ने, सब जगह से आपको सपोर्ट मिला है, तो अगर किसी की सहायता कर सको तो बेटा वो जरूर करना, अपने भाई को प्लीज वो जरूर करना। तेरा भी पास है? तेरा भी पास है? मेरी किस्मत खराब चल रही है। अच्छा, ये भी है कि कल इनका भी रिजल्ट आया था और ये भी पास हो गए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के बाद में ही है और इनके कट ऑफ से काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये भी है। तो ये सारा क्या हम ही लोग खाएंगे बैठ के? सब खाएंगे। अच्छा, सबके लिए बिल्कुल ठीक है। रिजर्विंग तो यही है सर, मेरा प्री दिलाने गए, मुझे मेंस दिलाने गए, इंटरव्यू दिलाने गए, और सबका रिजल्ट भी इन्होंने देखा। वो ठोक बजा के तैयार करा, बड़ा भाई है वो भाई। बड़े भाई का यही एक सपना होता है कि कम से कम हमेशा उसके साथ में खड़ा रहे। ठीक है, तुम हो सकता है फिर भी उसको छोड़ दोगे, बेटा वो कभी नहीं छोड़ेगा तेरे को, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ रहेगा। बड़ा भाई है एक्चुअली में, और वो बात का है, वो जिम्मेदार है, समझते हैं उस बात को। ऐसी बात नहीं, तुम भी बहुत हो, ठीक है, लेकिन इस बात को हम जरूर मानते हैं कि हाँ वो हमेशा है, सिंसियर है, जानता है। और मेरे को आपके बारे में उन्होंने ही बताया था, उसके बाद में हम लोग कनेक्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कर लेगा भाई वो सब कुछ, सारी चीज़ों के लिए सर है, उस पर भरोसा कर सकते हैं हम लोग। तो नो डाउट, अब तो मेरा क्या, अब तो कहते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट आपके ऊपर भरोसा कर रही है और उन्होंने एक डिपार्टमेंट आपको दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। चलिए मुकेश, ये